और अब हम सब जानना चाहते हैं कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो आंकड़ा अभी हम आपको ऊपर दिखाने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश का डेटा होगा। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल कुल सीट 80, और यहां पर जो हमारे पास डेटा आया है, प्लेट ऑन जरा दिखाइए। उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल है कुल सीट है 80, और जो डेटा है सीधे प्लेट ऑन। ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये देखिए जरा, एनडीए 66, इंडिया 14, बीएसपी 0, अदर 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एनडीए 66, इंडिया 14, बीएसपी 0, अदर्स 0। तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने, और इसका हम आपको ब्रेकअप भी दिखाएंगे। एनडीए को 66 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल रही हैं। तो कितनी मिल रही है समाजवादी पार्टी को सीट, कितनी मिल रही है कांग्रेस पार्टी को सीट, ये ब्रेकअप भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो दिख रही है कि एनडीए को 66 सीट, 80 में से 66 बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में, और 14 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को। लेकिन इसका जो ब्रेकअप है वो भी आइए आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दावा किया जा रहा था, उसके जितनी सीटें उन्हें पहले जीती थी, लगभग उसके पास ही पहुंच रही है बीजेपी एक बार फिर, बीजेपी और उसका गठबंधन। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं। 62 सीटें बीजेपी जीत रही है, यानी कोई नफा नुकसान नहीं। जितनी सीटें उन्होंने पहले जीती थी उतनी सीटों पर वो कायम है, उतना ही वो जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही है, उसे 2 सीट का फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 11 सीटें जीत रही है, उसे 6 सीट का फायदा हो रहा है। बीएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका खाता नहीं खुल रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें 10 सीट का नुकसान हो रहा है। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का फायदा है। इसके अलावा सुभाषपा को कोई सीट नहीं मिल रही है। ये तस्वीर है। लेकिन देखिए बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी 2019 में, उतनी ही सीटें मिल रही हैं, नफा नुकसान नहीं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, 2 सीट का फायदा, और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, 6 सीट का फायदा। लेकिन ऊपर की टैली भी देख लीजिए, तस्वीर बदल चुकी है। एनडीए 342 पर पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन 166 पर ही सिमटा हुआ है। अन्य के खाते में 35 सीटें। तो यूपी में एनडीए को जो मिल रही हैं सीटें, उसके बाद तस्वीर हमारी जो टैली है, ऊपर की टैली भी पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। 342 तक पहुंच जा गया है एनडीए का आंकड़ा। यहां पर आपके सामने जो बीजेपी की तस्वीर है, जो कांग्रेस की है, सपा की है, बीएसपी की है, अपना दल की है, आरएलडी की है, ये सभी तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। और ऊपर 543 में से 543 का डेटा इंडिया अलायंस जो है वो 166 पर, एनडीए आपके सामने जो हमने आपको दिखाया 342, 307 यहां पर, ये देखिए बीजेपी, और ये 342 का आंकड़ा है, अदर्स 35। लेकिन एक क्विक रिएक्शन यहां पर सबसे पहले हेमंत सर से। सर, यूपी की अगर बात की जाए, आपका टेक सर। निशांत, अब उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों जगह से अभी नतीजे बदलेंगे। इन उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में आज 9 सीटों पर मतदान हुआ है। तो मतदान वहाँ चल ही रहा था 7 और 8 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर। तो हमारे जो सैंपल साइज़ हैं वो बहुत कम आए हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 1 सीट और बंगाल में मुझे लगता है 4-5 सीटों का बदलाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी जो ऊपर वाली टैली है वो बदलेगी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा लोकसभा में भी 66 थे एनडीए, 2 अपना दल था, 62 ये जीते हुए थे, 2 अपना दल था, और बाद में रामपुर और आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जीते। तो मुझे लगता है बीजेपी एनडीए उसी 66 की टैली को पा जाएगा। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि रायबरेली के अलावा भी उसे 1 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यहाँ उम्मीद हो गई है, क्योंकि जो बसपा 10 सीट जीती थी वो एक भी सीट नहीं पा रही है, और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों का फायदा हो रहा है? 6 सीटों का फायदा। 6 सीटों का फायदा हो रहा है। यह सब तब हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री की खुद उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, बनारस से लड़ते हैं। बनारस आपको मालूम है कि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह की इलेक्शन इंजीनियरिंग, इन 2 ने बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बना दिया। अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, बंगाल की 42 सीट,
इन सीटों को अगर आप मिलाएं 120 और 182 सीट, इन सीटों पर जीतने वाला 350 सीट पार कर जाएगा। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के 120 सीटें होती हैं, एनडीए उसमें कम से कम 80 सीट जीत रहा है। अब बीएसपी को का खाता ना खुलना, सपा का फायदा होना, बीएसपी का तो खाता इसलिए नहीं खुला कि बीएसपी बहुत समय से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान ली गई थी कि वो बहुजन समाज के लोग उसको वोट देते हैं, वो दिल्ली में बीजेपी को समर्थन देती हैं। तो मुझे लगा है दलितों ने पहली बार ये सोचा कि सीधा वोट किया जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो दलितों का एक वर्ग गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक छोटा वर्ग जो युवा था, जो मोटरसाइकिल चलाता था, जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में कि अगर 400 आई तो संविधान बदला जाएगा और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा, इस सवाल पर गठबंधन के साथ गया। तो आप जो समाजवादी पार्टी की सीटों का आप वो देख रहे हैं बढ़ोतरी, वो इस समाज से और थोड़ा पिछड़ा समाज भी उत्तर प्रदेश में कहीं मौर्य, कहीं पटेल, कहीं पाल बिरादरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये आप इसी वजह से ये नतीजे देख रहे हैं। मैं रामकृपाल सर के पास भी आऊंगा, लेकिन शिव, कुछ सेलेक्टेड सीट्स है जिनके ऊपर मैं आपसे टेक लेना चाहूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमेठी से। आइए शिव, जरा मुझे बताइए, अमेठी की अगर बात करें, अमेठी के बाद रायबरेली, सहारनपुर, बाराबंकी, डुमरियागंज, इटावा, सबसे पहले अमेठी का अगर जिक्र करें शिव। कि अमेठी यहाँ हमारे सर्वे के हिसाब से बहुत क्लोज सीट है। आप देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ पे 47% है और कांग्रेस यहाँ पे 45% है। तो हमारे सर्वे के हिसाब से ये फासला बहुत बड़ा नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वो सीट जीत रही है, लेकिन ये आखिर तक इलेक्शन के रिजल्ट तक हो सकता है कि ये बदल सके, लेकिन मैं ये इस पर नहीं दावा कर सकता कि किस साइड जाएगी। लेकिन हमारे सर्वे के हिसाब से हम लोग अभी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे जीत रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस हमारे सर्वे में बहुत कम है। अगर मैं बात करूं रायबरेली की, अगर उसको आप दिखाना चाहें हमें, दिखा पाए रायबरेली, वहां पर क्या होगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो आपने अमेठी का बताया उसके बेसिस पर मैं एक सवाल अभी आने वाले थोड़ा समय में जरूर पूछूंगा, लेकिन रायबरेली का अगर जिक्र, रायबरेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस बहुत आराम से आगे है। यहाँ पे 56% के हिसाब से, भाजपा यहाँ पे 33% है। यहाँ पे असेंबली ब्रेकडाउन भी अगर आप देखेंगे तो सारी असेंबली में मैसिव मार्जिन है। अब अगर बात करें सहारनपुर की, जी बिल्कुल, सहारनपुर एक ऐसी सीट है जो नई सीट होगी जो कांग्रेस जीतेगी और ये बहुत दिलचस्प बात है कि वो यहाँ पे जीत रही है। और इसमें भी देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट हर सीट पे काफ़ी अच्छा, असेंबली सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्जिन लेके चल रही है, 10% का कम से कम है। और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाजपा 35 और यहाँ पे INC 49। आप जो बता रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें बाराबंकी की, बाराबंकी मैं अभी बस आपको दिखा रहा हूँ। बाराबंकी में थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट था, इतना साफ नहीं है। मेरे को बस एक सेकंड देंगे आप प्लीज़। ये देखिए, मैंने बाराबंकी अब खोल लिया है। बाराबंकी में आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत यहाँ पे 43-45% का करीबन मार्जिन है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो जो असेंबली सेगमेंट है, इसमें बाराबंकी की जो एक विधानसभा है वहाँ उसको छोड़ के बाकी और सब सेगमेंट्स में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रामनगर में 46 और 47, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैदरगढ़ में 43 और 48। डुमरियागंज की अगर बात करें तो डुमरियागंज अभी हमारे हिसाब से भाजपा आगे है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत टाइट सीट है। मैं आपके लिए बस 1 मिनट में खोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में सारी सीटें हैं और सारे ही सेगमेंट्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो आप ओवरऑल परसेंटेज देख रहे हैं वो 47 के करीब
मार्जिन्स काफी कम हो गए। बहुत कम आप देख सकते हैं 46.7 और 42 है। क्या 5% के मार्जिन में कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे? बिल्कुल हो सकता है, ये हमारा सैंपल है, ये अनुमान है हमारा। और एक और लास्ट सीट में आपसे जानना चाहूंगा, वो है इटावा की। बिल्कुल इटावा की अगर बात की जाए तो अभी आपने जो अभी तक देखी जितनी सारी सीटें, अमेठी जो है वो एक जहां पर बहुत टफ फाइट है, बड़ा हाई प्रोफाइल सीट थी, लेकिन ये देखिए आप, ये देखिए इटावा भी बहुत टफ फाइट Very है, close. बहुत टफ फाइट है। यहाँ पे सपा बहुत करीब है, हमारे सर्वे के हिसाब से 42%, भाजपा यहाँ पे 44.5%। 2.5% का गैप भी नहीं है। 2.5% का भी गैप नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर असेंबली सेगमेंट्स में भी देखें तो एक सेगमेंट में ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट 0.6 का गैप है। और बाकी सेगमेंट्स में भाजपा जरूर आगे है, लेकिन सारे आप देखिए हर बड़ा जगह- तगड़े से चुनाव लड़ा गया। बैक टू सुमेरा। बिल्कुल जी, और अब सीधे हम रुख कर लेंगे पार्थो का, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। पार्थो, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई है एग्जिट पोल की। सवाल आपसे ये कि बीजेपी 66 सीटों पर बरकरार है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीजेपी को ये वापस सफलता दिलाने में? और दूसरा सवाल बीएसपी से जुड़ा हुआ कि बीएसपी शून्य पर आ रही है, तो वो किस तरह से फायदा पहुंचा रही है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? देखिए, इधर बीजेपी ने क्या किया, एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया। मतलब क्या, पिछले बार आरएलडी ऑपोजिशन में था, आरएलडी को ले लिया। लास्ट असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे एसबीएसपी जो राजभर का पार्टी था वो अखिलेश के साथ था, तो उसको भी ले लिया। तो बीजेपी ने जो किया, एक बिगर सोशल इंजीनियरिंग करके इस पर यूपी में लड़ने गया। अभी क्या हुआ देखिए, बीएसपी अगर यूपी में खत्म हो रहा है तो यूपी का पॉलिटिक्स एक नया डायरेक्शन लेगा। जो दलित वोट यूपी में जो अराउंड 22% है, तो अभी क्या है, जो बीएसपी में उसके अंदर जो जाटअप पोर्शन है वो बीएसपी के साथ था। तो अभी क्या, बीएसपी वीक हो जाने से, बीएसपी को वोट देने से कुछ फायदा नहीं है, तो बीएसपी का वोटर अभी एक मूव करेंगे। तो ये इलेक्शन में एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा कि ये जो दलित वोट का स्पेशली जो जाटअप पार्ट है वो कौन सा साइड मूव कर रहा है। ऐसे जैसे हेमंत सर ने बताया, ऐसे कुछ एज प्रोफाइल वाइज, मतलब यूथ एक साइड हट गया और थोड़ा बुजुर्ग जो है अलग साइड हट गया, ऐसे कुछ हुआ है नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दलित वोट ही जो गैप है, आप देखेंगे जो बीजेपी का अलायंस और एसपी अलायंस के बीच में जो गैप है, ये दलित वोट ही एक फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है फ्यूचर में। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, बंगाल का जो डेटा है उसमें अपडेट आया है। हम लास्ट मोमेंट तक आपके सामने डेटा जो है उसको जितना रिलायबल हो, जितना एक्यूरेट हो, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल का जो डेटा है तुरंत प्लेट ऑन। यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सडन यहां पर जो आपके सामने जो एक चेंज है, बीजेपी 21 यानी +3, कांग्रेस 1 -1 हुआ है, टीएमसी 20 यानी -2 हुआ है, लेफ्ट 0 अदर 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी +3 21, कांग्रेस 1 -1 हुआ है, टीएमसी 20 -2 हुआ है। तो देखिए, ये तस्वीर बदली है और इस वजह से हमारी टैली भी बदल रही है। हमारी जो ऊपर की टैली है उसे भी देखिए जी। निशान पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सीटें हैं, 42 और 80 सीटें हैं, तो यहाँ पर चुनाव भी हुए हैं, ठीक ठाक चुनाव हुए हैं। इस देश में अगर आप चुनाव को प्रिडिक्ट करना चाहते तो दक्षिण का चुनाव एक तरफ था, उत्तर और पश्चिम भारत का चुनाव एक तरफ था। चुनाव असली में लड़े जा रहे थे 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में आज भी चुनाव था और वहाँ से अभी भी हमारे सैंपल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देर रात तक यह तस्वीर और भी बदल सकती है। हम फाइनल फिगर सुबह बताने की स्थिति में होंगे बंगाल और उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, हम अपने दर्शकों को भी एक बार फिर से बात बता देते हैं कि हम इसे अपडेट कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं हम इसे अपडेट कर रहे हैं। तो कल सुबह तक हम जैसे हमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा मिला, जो अभी तक का आंकड़ा है वो आपके सामने इस वक्त है। इसमें जो भी अपडेट होगा, कुछ सीटों वो शिव साइकिल बता सकते हैं कि कब तक आ जाएगा। जी हाँ, हमारे पास सारे सैंपल आ जाएंगे क्योंकि देर रात तक कई जगह वोटिंग चलती है और सुबह तक हमारे पास फाइनल नंबर्स होंगे। अभी ये प्रोविजनल की तरह आप मानिए। लेकिन अभी तक जो डेटा आ रहा है, सर आपके पास मैं आ रहा हूं, अभी तक जो डेटा आ रहा है 346 एनडीए, इंडिया 162, अदर्स 35। अब इसमें जो बाइफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा,
बीजेपी 311 और सहयोगी जो है वो 35 है। ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, बीजेपी 311 और सहयोगी 35 है। ये अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को देखिए 65 सीटें हैं और सहयोगी 97 पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं कम है, जो सहयोगी हैं, जो इंडिया गठबंधन के बाकी साथी हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा हैं। और वो तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। इंडिया गठबंधन 162 पर इसी वजह से क्या पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। एनडीए गठबंधन 346 पर साफ तौर पर दिख रहा है। ये तस्वीर इस वक्त जो हमारे सामने है, हमारी टैली भी बदल चुकी है और इसको हम आगे भी अपडेट करेंगे। लेकिन जो अभी तस्वीर है उसमें साफ तौर पर बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन पीछे। ये जो हेमंत जी तस्वीर है, इसमें कांग्रेस पार्टी 65 पर, साथी 97 पर, बीजेपी 311 पर, साथी 35 पर। क्या यही दिखा रहा है कि वो जो फर्क है, कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर करती तो इंडिया गठबंधन बेहतर करता? वही सबसे खराब कर रहे हैं प्रदर्शन। वो तो सुमेरा जी इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 325 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 542 सीटों में 325 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता थे, मैं उस समय कुछ कहना चाहता था लेकिन वो चले गए। मुझे लगता है इस मुद्दे पर विस्तार से बता सकते हैं रामकृपाल जी। देखिए, हेमंत जी ने जो कहा था, बहुत पहले से मैं ये बात कर रहा था कि इस पूरे इलेक्शन में 4 ही स्विंग स्टेट थी, बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। ये चारों मिलाकर के 210 सीटें होती हैं और अगर दिल्ली और पंजाब भी जोड़ लीजिए तो 230। इन 230 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 46 सीट, ओनली 46। और अगर विनेबिलिटी फैक्टर में तब भी कहता था कि 50% मान लें तो 230 सीटों में अगर कांग्रेस 23 सीट पाती है तो बाकी कहां से वो लेके आएगी। इसका मतलब है कि रीजनल पार्टीज कांग्रेस को इन चारों स्टेट में अपने बिल्कुल अपने नीचे कद में रखने उसके लिए तैयार थे, उसका कद न बढ़ने पाए। सबको बंगाल और ये जो आप देखिए, इन चारों स्टेट में बीजेपी इस बार भी पिछली बार का रिकॉर्ड करीब करीब दोहराती ही नहीं है, उससे आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। 10 सालों के बाद अगर वो ये हो रहा है तो ये स्ट्रेटजी जहाँ कांग्रेस फेल हुई है। राजेश जी इस पर कुछ कहना था? हाँ, बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है। कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में और किस पोजीशन से इलेक्शन लड़ा, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 325 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को, अपने कदम खुद खींचे थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वो इंडिया गठबंधन को साथ रखे। अगर वो अपने हाई हॉर्स पर जमी रह करके इलेक्शन लड़ती तो कौन उसके साथ आता। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक तो अपनी छवि बेहतर करना, दूसरा जो दूसरे विपक्षी पार्टी है उनको साथ लेना। इसलिए ये कहना कि वो पुरानी पार्टी है और 325 सीटों में, ज़्यादा सीटों में क्यों नहीं लड़ी, ज़्यादा सीटों में इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि उसने अपनी एक, जिसको शब्द को कहते हैं औकात को देखते हुए, जो उनका जो मेयार कम हुआ है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि 325 सीटों में हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। पे लड़े उतने पे भी प्रदर्शन क्या है? लेकिन अगर आपकी औकात कम है तो कम से कम आपको धरातल, असलियत की धरातल पर रहना चाहिए ना। अब तो 4 तारीख को तो धरातल पर लंबी बात। फिर उसके बाद अगर आपकी औकात कम है तो विपक्ष का जो सर्वमान्य नेता है कम से कम उसको आगे करना चाहिए था। आप आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है वो भी इसी सवाल पर हुई है कि राहुल गांधी को नेता मान लो। बिल्कुल। क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते थे? क्यों नहीं आजाद भारत में पहली बार दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सकती थी? नहीं किया, क्योंकि उसको राहुल गांधी के नेतृत्व में को छोड़ना नहीं है। नहीं, ये तो इनहेरेंट कमजोरियां जो कांग्रेस पार्टी की है वो जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस स्ट्रेटजी के तहत कदम खींच रही थी उसको, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। एक जो हेमंत जी ने कहा, आप ये बताइए, जब इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता कहते थे कि प्रधानमंत्री का पद जो होगा वो रिजल्ट आने के बाद हम डिसाइड करेंगे जी। अचानक आज ये बैठक होनी थी। कल खड़गे जी कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मतलब था? एक स्ट्रेटजी थी कि हम केंद्र में नहीं बनाने जा रहे हैं सरकार, लेकिन अगर बीजेपी से लड़ना है तो राहुल को अपना नेता विपक्ष मान ले, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है।
ये ठीक बात है। आज की स्टडी यही थी। ठीक है सर, हम इस बीच हमारे पास वोट परसेंटेज भी आ गया है, ओवरऑल वोट परसेंटेज वो क्या है हर दल का वो बता देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम आपको जो एग्जिट पोल का नतीजा है वो तो दिखा ही रहे हैं। एग्जिट पोल हमारा क्या तस्वीर दिखा रहा है वो आपके सामने है, लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक वो देखिए। एनडीए को 47.28% यानी 47.28% वोट मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 36.03% और अन्य के खाते में 16.69% वोट आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त। एनडीए गठबंधन को 47.28% वोट मिल रहे हैं। राजेश जी, एक टेक है, जब हम उत्तर प्रदेश का सीट वाइज डिस्कशन कर रहे थे शिव से, नहीं, मैं चाहूंगा शिव ये बताएं कि ये जो वोट प्रतिशत है वो पिछली बार से कम है, ज्यादा है? मैं पिछली बार का मैं एक बार चेक करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो इंडिया का वोट शेयर है वो काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हुआ है, बहुत जगह कंसोलिडेट हुआ है। यूपी में भी कंसोलिडेट हुआ है, महाराष्ट्र में भी कंसोलिडेट हुआ है, जहाँ पे पहले उनको इतने वोट नहीं मिलते थे। वो अलग अलग फैक्टर, हर स्टेट में अलग अलग फैक्टर चल रहे हैं। मैं आपको अभी बस 2019 से कंपैरिजन में बता देता हूँ। लेकिन उसके साथ एक बात और भी बताना पड़ेगा कि जब आप इंडिया का जो नंबर दे रहे हैं, क्या उसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी शामिल है? जी बिल्कुल है, इसमें दोनों में शामिल है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़न है, अभी का गैप करीबन 11% है। पहले ये गैप बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये करीबन 15% के करीब था। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर अभी दे देता हूँ। कम है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल पिछली बार 42 से 43% के करीब था। एक सवाल ये है राजेश जी, अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से यूपी के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे, अमेठी की सीट पर बहुत क्लोज अभी भी फाइट चल रही है। जो अभी तक लास्ट डेटा हमारे पास आया, जो भी हमने डेटा दिखाया, क्या ये चीज बदल नहीं सकती थी अगर राहुल गांधी वहां से खड़े होते? नहीं, वो तो बहुत साफ है। राहुल गांधी ने एक तो पहले बहुत डिले किया, इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जो आपका एडवर्सरी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आपसे ज़्यादा शार्प है, आपसे ज़्यादा उसकी रणनीति है। उसको कैसे आप आउटशाइन करेंगे ताकि आप अपने पत्ते ना खोलें, आप इसलिए उसको डिले करते गए। उसके बाद जो कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से जो राहुल गांधी का रायबरेली में आना और स्मृति ईरानी के सामने एक रिलेटिवली जो बहुत हैवी वेट नहीं है उसको रखना, ये एक संदेश देने की कोशिश की है। तो अगर वहाँ पर ये अमेठी में इतना क्लोज, मुझे लगता है 3% का गैप है स्मृति ईरानी और उनके बीच में, तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी इसका मतलब वहां सफल हो रही है। और अभी भी जैसा आप लोगों ने कहा कि ये पूरे फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये सीट यूपी की और ऊपर नीचे होंगे। हाँ, कुछ राज्यों में होगा, बट माइनर ही चेंजेस होंगे उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। लेकिन एनडीए को हेमंत सर 44.87%, करीबन 45% वोट मिला था, अबाउट 45% एनडीए को पिछली बार। और इस बार ये एक बार फिर से मैं चाहूंगा जरा वोट शेयर जो है वो एक बार फिर से बताइएगा। एनडीए को 44.87 जो था वो इस बार बढ़ गया है। अगर में टीडीपी और बाकी को जो बीजेपी का गेन हुआ है कहीं कहीं जगह साउथ में और उड़ीसा में, वहां का वोट शेयर भी यहां पर ऐड होगा। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी यूपीए का कम हुआ है। यूपीए का 26.74% से नहीं, यहां पर उसका भी बढ़ा है, 36% हुआ है 26 से। इंडिया अलायंस का 36 पर आ चुका है। यूपीए था ना, भी इंडिया अलायंसेस बदले हैं, सहयोगी बदले हैं और उनका जो मत प्रतिशत है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल मत प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, जब अभी हम बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि जो चुनाव है वो कुछ प्रदेशों में खास तौर पर लड़ा जा रहा था और वहां चुनौतियां ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो चुनौतियां थी उससे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रही, किस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने पार पाया उन चुनौतियों से जो उनके सामने थी? देखिए, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता था कि पिछली बार भी ओम प्रकाश राजभर नहीं साथ थे इनके। आप ही के कार्यक्रम में जब राजभर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था जो 7 सीटें पूर्वांचल की हम मेरे चलते हार गए थे वो 7 इस बार मिल जाएंगी, और 10 सीटें जो एसपी और बीएसपी के नाते इनको मिली हैं वो जो है वो भी हमको मिल जाएंगी, ये कहा था। इस बार पूर्वांचल में जैसा हेमंत जी कह रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत टफ फाइट है जो आप दिखा रहे हैं।
क्योंकि पूर्वांचल में फिर इस बार डेंट लग रहा है, तभी ये फिगर वही आ रही है। क्योंकि जो आप 62 है 64 जो दिखा रही तो पिछली बार की तरह है, तो पूर्वांचल में कौन सी सीट हो सकती है नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये जो लास्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें से कुछ सीटें ये बीजेपी को नुकसान देंगी। अब वो नई सीटें होंगी या पुरानी होंगी ये कहना जरा मुश्किल। हेमंत सर, अगर यूपी के इलेक्शंस की बात की जाए, राम मंदिर, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये अगर थोड़ा बाद में होता, प्राण प्रतिष्ठा, तो शायद फर्क पड़ता, लेकिन राम मंदिर एज ए इशू इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? मैं इस दृढ़ मत का हूँ कि राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। नहीं, सही है, कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। जब वो ढांचा गिराया गया उसके पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार 223 विधायकों के साथ थी। ढांचा के गिराए जाने के बाद वो सरकार बर्खास्त हुई, चुनाव, विधानसभा भंग हुई, चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह की पार्टी के दल को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 177 सीटें मिली। तो जब वो ढांचा ढाया गया तब वो मुद्दा नहीं था, तो अब राम मंदिर मुद्दा कभी बन ही नहीं सका। उसके बाद वो मुद्दा तभी तक था जब वो 3 डोम थे जिससे लोगों को देखकर चिढ़ होती थी, गुस्सा होता था, तब तक वो मुद्दा था। उसके बाद वो कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। इसी का एक मैं आपसे एनेक्शर सवाल पूछूंगा। जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो हमने फर्स्ट फेज के बाद जो भाषा शैली देखी, जिस तरीके से चीजें उठाई गई, वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। यूपी में भी शायद 23 सीटें हैं जहां पर 20% से ज्यादा है। वो क्या कंसोलिडेट किया और उसके काउंटर में दूसरा वोट कंसोलिडेट किया, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपके पास आंकड़े हों तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिन 23 सीट्स की आप बात कर रहे हैं वहाँ मुस्लिम वोट परसेंटेज 20 से ज़्यादा है। उसमें से ज़्यादातर सीट, मुझे लगता है 20-21 सीट बीजेपी ने जीती होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो होता क्या है कि केवल मुसलमान तो वोट से तो कोई जीतता नहीं है। जब मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है तो उसके काउंटर में हिंदू कंसोलिडेशन ज़्यादा बड़ा होता है। वो जात पात के बैरियर्स को भी तोड़ देता है, तो वहाँ जीतना आसान हो जाता है। इस वजह से आप उस नतीजे पर आपका जो आप बता रहे हैं 22 या 23 सीटें हैं, उसमें 20 या 21 सीट जीती होगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक कह रहे हैं जी। और सब रिजर्वेशन का मुद्दा जो बार बार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और ओबीसी का मुद्दा, वो कितना प्रभावी रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, दलितों में और खासकर जो बुजुर्ग दलित हैं वो नहीं, जो युवा दलित हैं, जो नौकरी पेशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये चुनाव कम्युनिकेशन के लिहाज से 2 हिस्सों में था। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल और केवल बीजेपी की बात हो रही थी, और सोशल मीडिया में केवल कांग्रेस और गठबंधन की बात हो रही थी। वहाँ वो लीड कर रहे थे, वहाँ उनका कब्जा था। तो सोशल मीडिया में जो दलित और अति पिछड़ी जातियाँ मोबाइल चलाती थी, सोशल मीडिया में को देखती थी, इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये नैरेटिव नीचे तक पहुंचाया कि 400 सीट मतलब संविधान बदलना। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 नेता थे, और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आप अगर देखें कि गठबंधन को जो थोड़े बहुत दलित वोट मिल रहे हैं और अति पिछड़ों के वोट मिल रहे हैं, वो इसी वजह से मिल रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने यादवों के साथ दलितों को वोट करते देखा। ये क्या किसी आगे आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है? क्या ये जो दलित वोट में बिखराव होना है? देखिए, दलित वोटों का तो बिखराव हो चुका है, अब उन्हें सेटल होना है। अगर दलित वोट गठबंधन की तरफ जाते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना वोट बैंक उन्हीं का था। 84 से पहले, जब अप्रैल 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है, उससे पहले वो सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस के पास था। अगर जिस दिन दलित कांग्रेस के पास चला गया, उस दिन मुसलमान भी कांग्रेस के पास जाएगा, तो वो एक वोट बैंक बनेगा। उसके बाद फिर उसकी पुरानी जातियाँ वापस लौट सकती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नतीजे आए, और नतीजे आने के बाद जो सरकार चलेगी, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। सर, अभी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे पास आ चुका है पोल्स ऑफ पोल। यहां पर अब वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। ये देखिए, सीधे आइए आपकी स्क्रीन पर। TV9 पोल स्टार्ट 346 एनडीए, इंडिया 162, अदर्स 35। जी, और एक्सिस माई इंडिया दे रहा है 381 एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 148, और अन्य के खाते में 14 सीटें। CNX
386 एनडीए, इंडिया 124, अदर्स 33। चाणक्य 400 दे रहा है एनडीए को, यानी 400 पार अगर कोई दे रहा है तो वो चाणक्य दे रहा है, और इंडिया गठबंधन को 107, अन्य के खाते में 36। सी वोटर की बात की जाए तो 368 एनडीए, इंडिया 167, अदर्स 8। और पोल ऑफ पोल्स क्या देखिए, पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। 376 पर पहुंच रहा है एनडीए, 141 इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 26। तो पोल ऑफ पोल की जो तस्वीर दिख रही है उसमें 376 तक एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जरा रिकैप कर दें हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको। शुरुआत करते हैं हम लोग तमिलनाडु से। अब यहां पर किसको कितनी सीटें कहां पर मिली है? नंबर 1 सबसे पहले तमिलनाडु की बीजेपी +2, कांग्रेस 8, डीएमके -3, 21, एआईएडीएमके 0, पीएमके +1, ओपीएस 1, लेफ्ट 0 गेन और 4 पर, और एमडीएमके 1 +1 हो गया है, वीसीके 1। तमिलनाडु के बाद अगले प्रदेश की बात करेंगे। हम आपको एक एक कर सभी प्रदेशों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारा एग्जिट पोल क्या बता रहा है। केरल की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा हो रहा है, 1 सीट उन्हें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान है। केईसी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा। आरएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। केईसीएम को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, उनका खाता इस बार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा केरल में। और इसके बाद अब बात कर रहे हैं हम अगले स्टेट की। आपके सामने जो अगला स्टेट है वो है कर्नाटक। बीजेपी 18 -7, कांग्रेस 8 +7, जेडीएस 2 +1, अदर्स 0 -1। इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में तस्वीर देखिए किस तरह की दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 3 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, 5 सीट का फायदा। बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, 8 सीट का नुकसान हो रहा है कुल 17 सीटों में से। और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है, ना नफा ना नुकसान। तेलंगाना के बाद अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र की अगर बात करें तो ये देखिए, बीजेपी +2, कांग्रेस 0, वाईएसआरसीपी -9, 13, टीडीपी +6, 9 हो गया है। जेएसपी +1, 1 हो गया, लेफ्ट 0, अदर 0। और इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की तस्वीर 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बिल्कुल तस्वीर नहीं बदल रही है 2019 की तुलना में। यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी को 7 की 7 सीटें दिल्ली में। लेकिन हमारे डेटा में टर्न अराउंड है बीजेपी के लिए। आप डाउन स्लाइड राजस्थान में -5, 19 बीजेपी, कांग्रेस +4, 4, बीएपी +1, 1, आरएलटीपी -1, सीपीआईएम 0, अदर्स +1, 1। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 1 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो एक छिंदवाड़ा की सीट थी वो भी इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। अब बात करेंगे इसके बाद छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आप ये देखिए, क्लीन स्वीप, बीजेपी 11 +2, कांग्रेस 0 -2, अदर्स 0। इसके बाद बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो 1-2 नहीं, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सभी की सभी सीटें मिल रही हैं। गुजरात में भी यही हो रहा है, कुल सीटें 26, सभी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र एक और स्टेट जहां पर बीजेपी को नुकसान अभी तक के हमारे डेटा में। और ये देखिए, बीजेपी -5, 18, कांग्रेस +4, 5, अब शिवसेना 4, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 14, एनसीपी 0, एनसीपी शरद पवार गुट 6, और अदर्स +1, 1। जी हाँ, इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं अगले राज्य की। हम आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं बिहार की। बिहार में देखिए तस्वीर किस तरह की है, बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 17 की 17 सीटें जीत रही है। पिछली बार 17 ही जीती थी। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। जेडीयू को 7 सीटें मिल रही है, 9 सीट का नुकसान है। आरजेडी को 6 सीटें मिल रही है, 6 सीट का फायदा। एलजेपी को 4 सीट मिल रही है, 2 सीट का नुकसान हो रहा है उन्हें। हमको 1 सीट मिल रही है, 1 ही सीट का उन्हें फायदा है क्योंकि इस बार वो चुनावी मैदान में 1 सीट पर, और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। 3 सीट का फायदा हो रहा है बिहार में। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में ये देखिए, आपके सामने बीजेपी 12 +1, कांग्रेस -1, 0, जेएमएम 1, अदर्स 1 +1 हो गया। ये है झारखंड की तस्वीर हमारे सामने। इसके बाद
झारखंड के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली है। जो हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया था उसके बाद अपडेट हुआ है हमारा ये आंकड़ा। 42 सीट में से बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, 3 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान है उन्हें। टीएमसी को 20 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान हो रहा है टीएमसी को। इसके बाद बंगाल के बाद अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब की। पंजाब में बीजेपी को 1 का गेन 3, कांग्रेस को 3 का लॉस 5, आम आदमी पार्टी को 2 का गेन 3, शिरोमणि अकाली दल को 1 का लॉस 1, अदर्स 1 का गेन 1 हो गया है। और पंजाब के बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ 10 सीटों में से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 2 सीट का। 8 सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट का फायदा हो रहा है। ये तस्वीर हरियाणा की, कुल 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल की 4 में से 4 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0, अदर्स 0। जी, और हिमाचल के बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी तस्वीर नहीं बदली है 2019 की तुलना में। 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। 2019 में भी बीजेपी ने 5 की 5 सीटें जीती थी उत्तराखंड में। वही तस्वीर इस बार भी हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सीधे आइए, 5 सीटों में से बीजेपी 2, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। कांग्रेस 0, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस -2 का लॉस 1, पीडीपी +1 1 हो गया है। डीपीएपी 0, अदर्स 1 का गेन। और इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में क्या हो रहा है? उड़ीसा में देखिए बीजेपी को फायदा हो रहा है, 13 सीटें बीजेपी जीत रही है, 5 सीट का फायदा हो रहा है और नुकसान सीधे बीजेडी को है। 7 सीट वो जीत रहे हैं, 5 सीट का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट मिली थी पिछली बार भी। तो कुल 21 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट का फायदा होते हुए ओडिशा में बीजेपी जीत रही है 13 सीटें। और ओडिशा के बाद अब बात करेंगे असम की, जहां पर ये देखिए 14 में से 11 बीजेपी +2 का गेन, कांग्रेस 1 -2 और AIUDF 1, UPPL +1 1, AGP 0, अदर्स 0 यानी -1। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है आपको दिखा दें। देखिए 80 सीटें, इसमें से बीजेपी को 62 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी अपनी पुरानी टैली पर ही हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं, 6 सीट का फायदा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन देखिए नुकसान सबसे बड़ा बीएसपी का है, 10 सीट का नुकसान है बीएसपी को। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जिसमें बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार रख रही है और अपनी सीटों को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज कर रही है उत्तर प्रदेश में TV9 भारतवर्ष के इस एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन अब आपको दिखाने वाले वोट परसेंटेज। एनडीए 47.28, इंडिया 36.03, अदर 16.69। देखिए पोल्स ऑफ पोल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। पोल ऑफ पोल क्या कहता है देखिए तस्वीर। पोल्स ऑफ पोल की जो ओवरऑल तस्वीर है वो दे रही है एनडीए को 376 सीटें और इंडिया गठबंधन को 141, अन्य के खाते में 26 सीटें हैं। अलग अलग जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने जो पोल किया है वो भी 300 के पार ही सीट दिखा रहा है, यानी 340 के ऊपर ही है एनडीए गठबंधन की सीटें। सबसे ज्यादा एक चाणक्य सीट दे रहा है 400 पार, लेकिन 376 तक पोल ऑफ पोल के मुताबिक पहुंच रहा है एनडीए गठबंधन। ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारी ये खास कवरेज जारी है। सभी मेहमानों का हमारा शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन हाँ, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उस दिन सबसे पहले नतीजे हम आपको दिखाएंगे।